तो ये दोनों का अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ पर ये पता चलता है कि जो जमहूरी हुकूमत होती है ये पब्लिक के ज़रिए बनाई जाती है, पब्लिक के लिए होती है और पब्लिक के ज़रिए चलाई जाती है। तो अगर इसमें वायलेशन अगर होता है पब्लिक का, पीपल का, सिटीजन्स का, तो ये माना नहीं जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने बुक लाके नहीं दिया हिंदुस्तान को, ये ले लो, इसके ऊपर अमल करो। इसको बनाया गया, हमारे प्रतिनिधि थे वहाँ पर 389 वर्किंग, इन्होंने मेहनत की, हमसे आकर पूछे क्या तुम्हारे मसले हैं, उसके बाद में उसको ड्राफ्ट किया गया। 2473 बार अमेंडमेंट किया गया। उस वक्त कितनी मेहनत की गई रहेंगी? 7000 से ज़्यादा टेबल्स थे, बेंच थे पूरे हिंदुस्तान में लगे हुए, पता है इतनी मेहनत की गई। हमने जाकर हमारे पूर्वजों ने बताया कि ये हमारे प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद में एक मसला आया सिटीजनशिप का, क्योंकि हिंदुस्तान के जो है तो आज़ाद होने के बाद में 2 हिस्से हो गए थे, इंडिया पाकिस्तान। तो सिटीजनशिप के लिए आर्टिकल 5 से 11 इंसर्ट किया गया, 5 से 11। ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि इसको अमेंड कर सकते हैं, तो 5 से 11 जो है तो इसमें इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 5 बोलता है कि आप बाय बर्थ सिटीज़न हैं, अगर आपकी पैदाइश हिंदुस्तान में हो गई है तो आप यहाँ के सिटीज़न हैं। आर्टिकल 6 बोलता है बाय डिसेंट आप जो है तो यहाँ के जो है तो सिटीज़न है, शहरी है। डिसेंट का मतलब क्या है? डिसेंट का मतलब बहुत सिंपल है कि आपके अगर बाप दादा शहरी, आप यहाँ के हिंदुस्तानी थे तो आप भी हिंदुस्तानी हैं। आर्टिकल 7 बोलता है कि आप एक्वायर कर सकते हो सिटीजनशिप। आप अगर 26 नवंबर 1947 के पहले हिंदुस्तान में आते हो तो आप जो है तो सिटीज़न है हिंदुस्तान के। कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के दिन या उसके पहले या 6 महीने का टाइम पीरियड दिया गया था उस वक्त। आप अगर हिंदुस्तान में आ जाते हो तो आप यहाँ के शहरी है, ठीक है। आर्टिकल 8 बताता है कि अगर कोई बाहर कंट्री से अगर कोई हिंदुस्तानी बनना चाहता है, आता है, तो उसके लिए वो सर्टेन जो है तो प्रोसीजर है वो फॉलो करके आप सिटीज़न ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में 9 बताता है कि आप अगर हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले जाते हो तो आप जो है तो यहाँ के शहरी नहीं रहेंगे, आपकी शहरियत छीन ली जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में आर्टिकल 11 बताता है कि हिंदुस्तान अगर सिटीजनशिप के लिए अगर कोई कायदा बनाना चाहती है तो बना सकती है। देखो सबसे पहले बात ये समझो कि आर्टिकल 5 से 11 बेसिक पार्ट नहीं है, उसमें एक आर्टिकल 11 है जिसके तहत गवर्नमेंट बना सकती है कायदा। लेकिन मेरे को ये एक बात बताओ कि तुम बेसिक स्ट्रक्चर को अगर उसमें कुछ चीज़ें दी गई है आर्टिकल 14 से 35 और एक पावर जो तुमको दी गई कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 11 जो कि बेसिक स्ट्रक्चर से कम जो इसकी स्ट्रेंथ है, कम पावर है, उसका इस्तेमाल करके बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर उसके खिलाफ अगर जा रही बेसिक स्ट्रक्चर के तो वो उसको माना नहीं जाएगा, उसको बात कर दिया जाएगा। अब मेरा मेन मुद्दा ये है कि अगर हमारे लीडर्स ने 1955 में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट बना दिया था, ठीक है, उसको अमेंडमेंट किया गया। अभी ये जो तो अमेंडमेंट 103 है, 47th अमेंडमेंट है, सॉरी 47th अमेंडमेंट में आपने जो है तो एक एक्ट लाया है, बोलना पड़ रहा है, अभी बोलना ज़रूरत है आज वक्त की। आपने उसमें ये बताया है कि आप 3 क्लॉजेस को उन्होंने वहाँ पर 3 सेक्शंस को उन्होंने चेंज किया है, सेक्शन 2, 3 और 6, ठीक है। सेक्शन 2 जो बताता है कि सिटीजनशिप के बारे में बताता है, आप यहाँ के शहरी हो, ठीक है। सेक्शन 3 ये बताता है कि कौन शहरी अगर है या लेना चाहता है सिटीजनशिप, अगर बाहर से आता है तो कैसे लेगा और उसके लिए प्रोसीजर क्या है। सेक्शन 6 एक नया ऐड किया गया, सेक्शन 6A के सिख, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्ध, जैन और हिंदू 6 जमात, ये 6 कम्युनिटी को छोड़कर, ठीक है, जो अगर दूसरे कंट्री के अगर लोग यहाँ पर आकर 31 दिसंबर 2014 के पहले, ये लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर ये 6 लोग आइले हैं हिंदुस्तान में अगर, तो वो यहाँ के शहरी, उनको शहरियत मिल सकती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई रहेगा मुस्लिम या यहूदी तो इनको शहरियत नहीं दी जाएगी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा ना रिलीजन के बेस पर। और आर्टिकल 15 ये रीड करता है कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो आप जो है तो पहले ही वर्ड जो है रिलीजन, उसके बेस पे आपने जो डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
प्रोटेक्शन जो है तो लॉ का सब कुछ समान होना चाहिए, और जो लॉ हो रहा है सबके लिए समान होना चाहिए। हम बोलते हैं ना 14 का वायलेशन हो रहा, 15 का वायलेशन हो रहा, ये ऐसा हो रहा वायलेशन, ठीक है। अब उसके बाद में मैं बोलूँगा कि आर्टिकल 18 का भी वायलेशन हो रहा। बोलेंगे वकील साहब बड़ा चढ़ा के बोल रहे, कैसा? तो आपने धर्म का नाम यूज़ किया तो उसमें टाइटल का भी यूज़ हो गया ना, एक टाइटल छोड़ दिए ना आपने, इसका भी वायलेशन हो गया। अब आप जो है तो प्रोटेस्ट करने नहीं देते, तो हमारा आर्टिकल 19 का वायलेशन कर रहे हैं आप। राइट टू स्पीक है हमारा, वो एक बाकायदा उसमें डाला गया अनुच्छेद 19, उसका आप जो है तो वायलेशन कर रहे हैं। आर्टिकल जो अभी हम प्रोटेस्ट करेंगे हमको उठाकर आप जेल में डाल देंगे, तो आर्टिकल 22 का भी आप जो है तो इलीगल डिटेंशन कर रहे, उसका भी वायलेशन कर रहे। आर्टिकल 21 पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी में आप इंटरफेयर कर रहे, उसका भी वायलेशन कर रहे। और उसमें उसके बाद में आर्टिकल 26 से 29 तक जो रिलीजन के बारे में बताता है, अगर आप रिलीजन को बेस बनाएंगे तो उसका भी वायलेशन हो रहा है ना। अब उसके बाद में आर्टिकल 51 का भी वायलेशन कर रहे हैं आप, कि ड्यूटीज टूवर्ड द पीपल, आपको क्या करना है, जो ड्यूटीज़ है पीपल्स की, जो काम है लोगों के लिए जो करना है, आपको पीपल के लिए करना है, लोगों के लिए करना है, खुद के लिए नहीं करना है। आप अपनी तानाशाही नहीं चला सकते, आप रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपको सर्टेन पावर दिए गए हैं, लेकिन उसका यूज़ आपको सिटीजन के लिए करना है, उनके राइट्स बचाने के लिए करना है, उनके ड्यूटी आपकी ड्यूटीज़ है उनकी लिबर्टी के लिए आपको जो है तो लॉ बनाना है, आपको उनके लिए काम करना है, तो इसका वायलेशन हो रहा है, ठीक है। अब आर्टिकल 6A क्या बताता है कि 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से अगर कोई भी सिटीजन आता है इंडिया में, ठीक है, एक्सेप्ट मुस्लिम, तो उसको सिटीजनशिप दी जाएगी 31 दिसंबर 2014। क्या है 31 दिसंबर 2014, मेरे को बताओ। 31 दिसंबर 2014 ये है कि उसको कम से कम 6 साल यहाँ पर रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिसंबर 2019 में ये एक्ट बना, तो 6 साल पहले का टाइम पीरियड लिया गया। अभी लोग खुश हो रहे हैं कि अगर मैं आज आ जाता हूँ तो उसको आज नहीं मिलेंगी, उसको 6 साल का टाइम पीरियड देना पड़ेगा। अगर आप आज कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो 6 साल टाइम पीरियड है, वो 6 साल का कम से कम तुमको टाइम पीरियड उसमें गुजारना है, ठीक है। अब उसके बाद में मैं बताता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी खामी क्या है। इस एक्ट में ये बताया गया है सेक्शन 14A में कि इनर लाइन जो स्टेट्स है इंडिया की, इनर लाइन स्टेट जो है इंडिया की, वहाँ पर ये लॉ नहीं चलेगा। इनर लाइन स्टेट क्या है? इनर लाइन स्टेट है आसाम का कुछ एरिया, ब्रह्मपुत्र का कुछ एरिया, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश कुछ एरिया, यहाँ पर ट्राइब्स और ट्राइबल एरिया वगैरह है। तो यहाँ पर ये एरिया, इस एरिया में ये एक्ट लागू नहीं है। क्यों? जब ऑफिशियल गैजेट में आप किसी एक्ट को इशू करते हो हिंदुस्तान पे, वो लागू हो जाता है पूरे हिंदुस्तान पे, तो यहाँ लागू क्यों नहीं हो रहा है? ये एक इसमें खामी है। दूसरी खामी ये 3 देश आपने लिए इस्लामिक स्टेट बोलकर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। अफगानिस्तान को आपने क्यों इंक्लूड किया? ये सिर्फ 3 ही देश है इस्लामिक, और देश नहीं है। आप ही बोल रहे हो कि 50 से ज़्यादा मुस्लिम देश है, वहाँ जा सकते हो आप, तो 50 से ज़्यादा देश को आप इंक्लूड करो इसमें। अगर नहीं करते हो, आप बोलोगे कि ये तो सार्क कंट्री है, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन कंट्रीज, सार्क, ये जो है तो हमारे साउथ के जो शहर है, 8 जो देश है, ये इनकी एक जो है तो सार्क कमेटी है। तो अफगानिस्तान जो है तो उसका एक मेंबर है, तो उसके बेस पे हमने इसको लिया। तो अफगानिस्तान अगर सार्क का मेंबर है तो श्रीलंका भी है, म्यांमार भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है, तिब्बत भी है, इसको क्यों नहीं ले रहे? चाइना भी है, ये देश क्यों छोड़ दिया आपने? तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आप बोलेंगे वहाँ पर रिलीजन के बेस पर प्रोसिक्यूटेड किया जा रहा है इन लोगों को, तो मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने इसके पहले भी बताया था कि श्रीलंका में 10 लाख से ज़्यादा तमिल हिंदुओं को जो है तो सताया जा रहा है, और इतना ज़्यादा वहाँ पर उनके साथ में मतलब बिहेवियर इतना ख़राब बर्ताव वहाँ पर किया जाए कि स्टारवेशन की वजह से बच्चे मर रहे, भूखमरी की वजह से। तो फिर श्रीलंका को भी इंक्लूड करो। म्यांमार से 1,25,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रिफ्यूजी है, भूटान में 1,95,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रिफ्यूजी है, नेपाल में भी 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं। तो चाइना में भी प्रोसिक्यूशन होता है, तिब्बत में भी होता है, श्रीलंका में भी होता है, म्यांमार में भी होता है, तो ये देश को भी इंक्लूड करो। इसका बेस ही खराब है, बेस ही नहीं है इसको, इस अमेंडमेंट को, ये 47 अमेंडमेंट। दूसरी बात मेरा ये बोलना था कि 46 अमेंडमेंट हुआ, हमने अभी तक इसका जो है तो किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सब सही था।
47 में जो अमेंडमेंट हुआ इसमें कुछ खामियां हैं, इसके लिए इसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैं थोड़ा मुद्दे से इधर आ गया, लेकिन वक्त की ज़रूरत है बोलने की, इसके लिए बोल रहा हूँ। 26 जनवरी को याद करने के लिए मैंने आपको बताया कि क्यों था ये। अब कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में ये हो गई कंप्लीट आज़ादी, कंप्लीट आज़ादी हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को रिहा करते हो तो उसके साथ उसकी कुछ तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके रहना है, सहन है, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी जो है तो वो किसी मज़हब पे अमल करता है तो उसकी आज़ादी है मज़हब पे अमल करने की, काम करने की, ठीक है, उसके फैमिली के साथ रहने की, उसके तो ये सारी चीज़ें जो है तो ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गवर्नमेंट की है कि वो कैसे इनेक्ट करेंगी, कैसे अप्लाई करेंगी, कैसे इनके ऊपर जो है तो गवर्न करेंगी। अगर आप मिस यूज़ करेंगे तो उस वक्त की हुकूमत भी यही करती थी, उनका खुद का कानून चलाती थी। और अगर आप भी अगर अपना आज ये कानून लागू करेंगे तो आप भी और उनमें फिर फ़र्क क्या है? सिर्फ टेक्निकल बात मैं करना चाहूँगा, किसी को मतलब गाली दे देना, किसी को बुरा भला बोल देना, थोड़ी देर के लिए हंस लेना, मजाक कर लेना, टाली बजाना अभी मुद्दा नहीं है। अभी अवेयरनेस है, लोगों को बताना है कि खामियां क्या है इसमें, इसका विरोध कैसा किया जाए। और मैंने बीच में भी यूएन को भी कंप्लेंट किया था और सुप्रीम कोर्ट का भी एक लेटर मैंने जो है तो इशू किया था। उस पर बहुत सारी बहस भी हुई, बहुत सारे वकीलों के मेरे को सवाल भी आए। मेरा सिर्फ उनको सवाल के जवाब में ये कहना है कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, इस यूनाइटेड नेशन का एक पर्टिकुलर सेल है, पर्टिकुलर एक जो है तो वर्किंग जो है तो बेंच है, जो है तो जिसका काम है पूरी दुनिया में कहीं भी अगर वायलेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको वो ढूंढते हैं और उसके खिलाफ जो है तो वो काम करते हैं और उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करते हैं। तो वो सेल ने एक उनका खुद का फॉर्मेट दिया हुआ है कि उसके थ्रू वो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है तो तुम हमको इन्फॉर्मेशन दो, हम जो है तो उसको जो है तो गौर करेंगे। तो वो इन्फॉर्मेशन का जो है तो 7 पॉइंट है, वो फॉर्म हम लोग ने निकाले। उस फॉर्म में सिर्फ आपको जो है तो नाम, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह और लोकल एड्रेस देना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर नहीं भी दिया तो ईमेल आईडी और आपका लोकल एड्रेस, और आपको वो यूएन को मेल करना है। यूएन वाले वो क्या कर रहे हैं, आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। यूएन में अगर कंप्लेंट करना है आपको, इंटरनेशनल कोर्ट में करना है, तो मैं वो प्रोसीजर से मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। वो प्रोसीजर है कि आपको सुप्रीम कोर्ट की परमिशन चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन ये हम इंफॉर्मेशन दे रहे, हाँ। और हमारा जो है तो एक प्रोटेस्ट भी दर्ज कर रहे हैं रिटर्न में। फिर हमको जो है तो लोकल जो है तो कलेक्टर है उसको भी हमारा निषेध दर्ज करवाना है, उनसे पहुँच लेना है। हमारा जो है तो सुप्रीम कोर्ट को भी हमको जो है तो एक लेटर लिखना है। लेटर लिख सकते हैं, लोग बोल रहे हैं नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? राइट टू इन्फॉर्मेशन है हमारे को, राइट टू स्पीच है, हम बोल सकते हैं ना। अगर हम यहाँ पर जमा हो रहे हैं 100 बार और जा रहे हैं तो इसका कुछ दर्ज है क्या? हमको दर्ज कराना है हमारा प्रोटेस्ट, तो इनको पता होना चाहिए कि ये दर्ज हो रहा है हमारा निषेध। तो इनके भी काम पड़ेंगे, इनके भी हमको जवाब देना है, तो इनको लगेगा कि हाँ कुछ तो भी हलचल हो रहा है। हम खुद मेहनत कर रहे हैं, ये अधिकारी बैठा हुआ है दिन भर एसी में, इसको क्या लेना देना है? तुम कभी 1 साल बैठो ना। तो हमको जो है तो टेक्निकल भी काम करना है, इसके साथ साथ ये काम भी करना है, वो भी करना है। तो ये वक्त की ज़रूरत है, ठीक है। तो इतना ही बोलूँगा मैं। और दूसरा मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक्त सारे जो हिंदुस्तान के लोग थे उन्होंने क्या कहा था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट रिजॉल्व solemnly resolved and constitute this constitution on 26 day of November 1949 और इनैक्ट करते, अडप्ट करते, इनैक्ट एंड अडप्ट एंड गिव्स अवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर हम अपने आप पे लागू करते हैं, है ना। उसमें जो है तो हमने क्या करे कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो रहेगा वो जस्टिस पे रहेगा, इक्वालिटी के बेसिस पे रहेगा, फ्रेटर्निटी के बेस पे रहेगा और लिबर्टी के बेस पे रहेगा। तो ये हमारा जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। वकील साहब माशाअल्लाह आपने बहुत ही कारआमद और मुफीद बातें हमारे सामने रखी और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह इससे यहाँ पे जो हम लोग मौजूद है, हमारे अलावा जो लोग यूट्यूब पे ये वकील साहब की इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके लिए ज़िंदगी में ये पहली बार सुनी हुई बातें और मालूमात रहेंगी। अब मैं आखिर में हमारे हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शाहिद साहब कासमी, सदर जमीयत उलमाए हिंद पुणे, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जमीयत के लाइन से